हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफ एकेडमी फॉर कॉमर्स। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं सबका हाल चाल बढ़िया ही होगा। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 12 सेमेस्टर 3 का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसका नाम है अकाउंटेंसी, जिससे आप सभी को प्यार है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक गुजारिश है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें ताकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके। तो शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज बता देते हैं कि आज हम अकाउंटेंसी सेमेस्टर 3 का सिलेबस से पहले आप लोग को रूबरू कराएंगे। देन हम लोग कौन सा चैप्टर टच करने वाले हैं और आगे कैसे इसका वीडियो आएगा, कैसे करके प्रिपरेशन करना, वो सब हम वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग तो अपना कुर्सी का पेटी बांध लीजिए क्योंकि मजा आने वाला है। और अभी तक अगर आप लोग ट्यूशन कहीं पे ज्वाइन नहीं किए सेमेस्टर 3 का, तो हमारे यहाँ बहुत जोरों शोरों से सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है, जहाँ पे हम लोग अकाउंटेंसी का 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। और सिर्फ कवर नहीं बल्कि मल्टीपल बुक से एमसीक्यूज भी कराए हैं। इकोनॉमिक्स का 4 चैप्टर हो चुका है, कॉस्ट एंड टैक्स का 1 चैप्टर होने वाला है, लॉ भी हो रहा है। तो अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो आप लोग दिए गए नंबर जो यहाँ पे हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं हाईलाइटर से, ये आपका नंबर है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट जरूर करो व्हाट्सएप में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटेंसी का सिलेबस पे। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो आपका 3 यूनिट में बांटा गया। कितना यूनिट में बांटा गया सर? 3 यूनिट में। आप लोग पता है सेमेस्टर 3 जो है वो एमसीक्यू बेस पे आने वाला है। ठीक है, तो ये जितने भी चैप्टर आप लोग का यहाँ पे स्क्रीन में नजर आ रहा है उन सब से आपका क्या आएगा? एमसीक्यूज आएगा 40 मार्क्स का। और कैसे कैसे डिवीजन है मार्क्स का, कौन यूनिट से कितना मार्क्स का डिवीजन है, सब आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है जो हम लिख दिए। सबसे पहला यूनिट 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म 1। अब देखो पार्टनरशिप फॉर्म आप लोग देखो, सबसे पहले ये जान लो कि 11 में आप लोग जो अकाउंटेंसी पढ़े हो वो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर पढ़े हो। किसके ऊपर पढ़े हो? सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। क्लास 12 में आप लोग का जो अकाउंटेंसी वो पार्टनरशिप एंड कंपनी के ऊपर पूरा सिलेबस है। तो पार्टनरशिप फॉर्म 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि कुछ पार्ट आपका सेमेस्टर 4 में पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे सेमेस्टर में वहां पर ही लिखा हुआ रहेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म 2 लिखा हुआ रहेगा। अब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म 1 में आपका कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है? तो 15 मार्क्स का आपका इससे आने वाला है। अब ये 15 मार्क्स में क्या क्या है चैप्टर्स? तो सबसे पहले आपको पार्टनरशिप का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा सर? थ्योरीज, जहाँ पे थ्योरी भी हम लोग कराएंगे बुक से। थ्योरीज पढ़ाया जाएगा लेकिन वो लास्ट में कराएंगे। अभी हम लोग चैप्टर का शुरुआत का कोई थ्योरीज आज हम लोग कवर करेंगे। देन क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी चैप्टर के ऊपर हम लोग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन पार्टनरशिप फॉर्म से आपका एक और चैप्टर है जिसका नाम क्या है? गुडविल। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फिर आगे बढ़ेंगे यूनिट 2 में, यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनी 1। यहाँ पे भी कंपनी 1 इसलिए क्योंकि कुछ कंपनी 2 आप लोग पढ़ोगे सेमेस्टर 4 में। ये कितने मार्क्स के यूनिट्स आने वाला है? 10 मार्क्स का इस यूनिट से आने वाला है, जहाँ पे आप थ्योरीज पढ़िएगा और डिवेंचर्स पढ़िएगा। ठीक है, डिवेंचर्स में प्रैक्टिकल्स वगैरह आपका रहने वाला है। देन आपका यूनिट 3 है। यूनिट 3 में 15 मार्क्स का आपका आने वाला है। अब यूनिट 3 में क्या क्या है आपका चैप्टर्स? सबसे पहले थ्योरी है, एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस जो फॉर्मूला के ऊपर पूरा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ना बहुत सारा पार्ट है, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट है, एक आपका कंपनी का बैलेंस शीट है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट 2 तरह से बनता है, एक इनकम स्टेटमेंट बनता है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होता है, और एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाया जाता है। उसी तरह कॉमन साइज स्टेटमेंट में 2 पार्ट्स का क्वेश्चन आएगा, एक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आएगा, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट आएगा। A to Z कवर कराया जाएगा और यहाँ पे लास्ट में आपका कंपनी का बैलेंस शीट है। तो ये सब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है उसमें आप क्या कवर करने वाले हैं? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम लोग टच करने वाले हैं। तो यहाँ तक का आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है। क्या है सर? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पार्टनरशिप क्या है। तो देखो आप लोग 11 बीएसटीडी में भी पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे, है ना? तो पार्टनरशिप क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा इंसान, मिनिमम 2 इंसान चाहिए तभी उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। एक इंसान बिजनेस करता है उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। तो 2 इंसान या 2 से ज्यादा इंसान साथ में मिल करके बिजनेस शुरू करता है, कमेंस बिजनेस शुरू करता है। किस लिए? कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। दोनों का मकसद क्या होना चाहिए? सेम, प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, ऑन प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। सर यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस है। देखो ये जो डेफिनेशन में हम कुछ अंडरलाइन कर रहे हैं ना, ये सब जो अंडरलाइन करेंगे इसके पीछे हम और डिटेल में भी बात करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। अब ये तो डेफिनेशन हम लोग अपने समझने के लिए किया था, पार्टनरशिप का ये डेफिनेशन है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट भी था, आप लोगों को पता है पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 को। तो पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 4 में
कौन सा सेक्शन में? सेक्शन नंबर 4 में। ये याद रखिएगा, डेफिनेशन जो पार्टनरशिप का दिया हुआ वो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा। तो सेक्शन 4 पार्टनरशिप के बारे में क्या डेफिनेशन देता है कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है, किसके बीच में? पर्सन के बीच में। Who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। अब ये डेफिनेशन में ना कुछ चीज ध्यान देने वाला है जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से एकदम पढ़िएगा। क्या क्या चीज हम पढ़ रहे हैं कि सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोला? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में? पर्सन के बीच में। ठीक है, जो साथ में हुआ अग्रीड, जो साथ में अग्री किया किस लिए? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। यहाँ गौर करने वाला बात है, प्रॉफिट लिखा हुआ, लॉस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, किसका? बिजनेस का। अब बिजनेस क्या होता है नहीं होता वो भी हम आपको बता रहे। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये जो वर्ड है मतलब कोई एक इंसान भी चला रहा है बिजनेस, बाकी मान लो 3 पार्टनर है। कितना पार्टनर है? 3 पार्टनर है। ये लो हम डायग्राम बना, 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ठीक है, और बिजनेस पूरा रन कर रहा है ए, बी और सी क्या क्या सिर्फ पैसा लगाया बिजनेस में, उन लोग बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो तब भी इस ए बी सी को पार्टनर ही बोलेंगे तीनों को। हालांकि ये लोग दोनों काम नहीं कर रहे लेकिन फिर भी ये पार्टनरशिप कहलाएगा। यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ, हु कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे सब मिल करके काम करे तब भी पार्टनरशिप है, या किसी के बिहाफ में कोई एक बंदा भी काम कर रहा है बाकी के बिहाफ में तब भी इसको पार्टनरशिप बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो ए काम कर रहा है और बी और सी काम नहीं कर रहा, सिर्फ पैसा लगा रहा है, तो यहाँ पे जो हुआ है इन लोग के बीच में कौन सा रिलेशन हुआ? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप हुआ। किसके क्या रिलेशन हुआ? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप, जहां पे प्रिंसिपल आपका बी और सी है और बी और सी के बिहाफ में काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो ए बी और सी के लिए क्या हो गया? एजेंट हो गया, एक तरह से नौकर जिसको बोलते हैं, उसके बिहाफ में काम कर रहा है। और ये लोग जो भी बिजनेस करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, आपस में इन लोग जो शेयर रेशियो है उसमें लोग बंटवारा कर लेंगे। क्लियर है? अब आते हैं थोड़ा डेफिनेशन में और हम लोग डीप में अंदर जाकर के पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन पर्सन, लोगों के बीच में एक रिलेशन है जो प्रॉफिट शेयर करेगा। सर यहाँ लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि याद रखिएगा सेक्शन 8 पार्टनरशिप का ये बोलता है कि आप लॉस के लिए बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन आता है सेक्शन 8 में, क्या पार्टनरशिप बिजनेस चैरिटेबल पर्पस के लिए किया जा सकता है? तो आंसर इज नो, नहीं किया जा सकता। मतलब सर ए और बी और सी मिल करके सोच रहा है कि ठंड के टाइम में गरीबों को कंबल बांटे पार्टनरशिप में, तो ये लोग ये चीज नहीं कर सकता क्योंकि अब चैरिटेबल पर्पस के लिए आप पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते। पार्टनरशिप बिजनेस खोलोगे उसका एक मकसद होगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। सर अगर लॉस हो गया तो लॉस हो गया, वो बात की बात है, आपस में इन लोग तीनों बंटवारा भी करेगा लॉस को, लेकिन प्रॉफिट ही सोच करके इंसान बिजनेस करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ प्रॉफिट समझ में आया? क्योंकि लॉस पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते, चैरिटेबल पर्पस के लिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 8 में। ये एमसीक्यूज आ सकता है, बहुत सारे बुक में ये सब चीज नहीं लिखा हुआ रहेगा, हम आपको डिटेल्स में बता दिए, याद रखिएगा ये चीज। आगे क्या लिखा हुआ? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे एक इंसान करे ये सब मिल करके करे, उसको भी हम लोग पार्टनरशिप बोलेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा और डीप जाकर के पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पार्टनरशिप में प्रॉफिट जो शेयर कर रहा है, पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, क्या ये आपका अगर कोई भी चीज प्रॉफिट शेयर हो रहा है उसको हम लोग पार्टनरशिप बोल देंगे? आंसर इज नो। अगर कोई चीज है उसके ऊपर हम लोग प्रॉफिट को या हिस्सा को बंटवारा करें तो हिस्सा जो बंटवारा हो रहा है क्या उसको हम लोग प्रॉफिट वाला बिजनेस मतलब पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे? आंसर इज नो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक इंसान है मिस्टर ए, ठीक है, उसका 2 बच्चा है बी और सी है, मान लो बी और सी है। अब मिस्टर ए ना जायदाद में एक बिल्डिंग छोड़ करके गया जो 2 तल्ला बिल्डिंग था, 2 तल्ला बिल्डिंग था, ठीक है, या हाँ 2 तल्ला बिल्डिंग था। पहला तल्ला में रहता था बी और सेकंड फ्लोर में रहता था सी। तो यहाँ पर भी देखो एक बिल्डिंग का प्रॉपर्टी को डिवाइड किया बी और सी के बीच में, तो यहाँ पर भी देखो प्रॉफिट क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है बी और सी में। क्या इन दोनों को पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे? आंसर इज नो। जैसे एग्जांपल मान लीजिए सी के फ्लोर से ना एक ईटा गिरा और नीचे मिस्टर डी के सर पे गिर गया और डी का बहुत हैवी चोट लग गया, डी का इससे मौत हो गया, उसका घर वाला केस किया। अब केस जो किया, जो भी कंपनसेशन डी के घर वाला को मिलेगा, क्या बी और सी दोनों मिला करके देगा? आंसर इज नो, सिर्फ सी देगा क्योंकि सी के फ्लोर से ही वो ईटा गिरा है, ब्रिक गिरा है सर पे। क्लियर है? तो सर प्रॉफिट शेयर करना ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है, ये आपका क्या है? ये आपका कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, बल्कि ये क्या है? प्राइमा फेसी एविडेंस है। क्या है? कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है बल्कि क्या है? पार्टनरशिप का प्राइमा फेसी एविडेंस है।
अब सर ये प्राइमा फेसी एविडेंस क्या होता है, कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है, एक एक चीज बता रहे, थोड़ा वीडियो में गौर से पढ़िएगा। देखो प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब क्या होता है ना कि ऊपर ऊपर से देख करके लग रहा है हाँ इन लोग के बीच में बी और सी के बीच में क्या पार्टनरशिप, बिल्डिंग बंटवारा कर रहा है। लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब क्या होता है ना कि बस जब देखा और यहाँ से वो डिसाइड हो गया ये पार्टनरशिप बिजनेस है। मतलब एग्जाम्पल जैसे सबूत होता है ना, कुछ कुछ सबूत होता है जिसके ऊपर जज रिलाई नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ सबूत होता है जज देखता है और नतीजा पे पहुंच जाता है, तो वही को बोलते हैं कंक्लूसिव एविडेंस, जहां हम लोग देखेंगे और नतीजा पे पहुंच जाएंगे कि हाँ ये पार्टनरशिप बिजनेस है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में कौन सा हम लोग पढ़ेंगे कंक्लूसिव एविडेंस, तो याद रखिए पार्टनरशिप में जो कंक्लूसिव एविडेंस होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है। क्या होता है सर, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, जो हम आपको डेफिनेशन में ही दिए। अब सर ये प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे जो डेफिनेशन में आपको लिखा हुआ था कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो यहाँ पे लिखा हुआ था उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब सर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या है, एग्जांपल देते हैं इसका भी, आइए पढ़ते हैं। 3 पार्टनर्स था ए बी और सी, ठीक है, बिजनेस पूरा कौन चला रहा था, ए चला रहा था। अब मान लीजिए मिल्क का इन लोग का बिजनेस था, क्या था, मिल्क का, दूध का बिजनेस था, ठीक है। अब दूध को गाढ़ा करने के लिए, दूध का क्वालिटी को अच्छा करने के लिए मिस्टर ए ने क्या किया ना, मिस्टर ए दूध में फिनाइल मिला दिया और फिनाइल मिला करके दूध को क्या किया, गाढ़ा किया और ये मार्केट में क्या किया, सप्लाई कर दिया। अब लोगों को ये दूध पी करके हो गया डायरिया, केस किया फर्म के ऊपर, ठीक है, फर्म के ऊपर केस किया तो पता चला कि हाँ इन लोग के दूध में ये सब गलत चीज डाला गया। अब कोर्ट में जब केस होगा, प्रोसीडिंग्स चलेगा, तो बी और सी बोलेगा कि सर हम तो बिजनेस नहीं चलाते थे, हम लोग सिर्फ पैसा लगाया था। जज बोलेगा इससे कोई मतलब नहीं है, काम गलत काम कौन किया, ए किया, लेकिन ए के करने की वजह से बी और सी भी क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। मतलब ए का कर्म कांड करने की वजह से बी और सी भी फंस जाएगा। क्यों सर, क्योंकि इन लोगों के बीच में कौन सा रिलेशन था, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन था। तो जिस बिजनेस में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप आ गया उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाता, जब तक उसमें प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं आ जाए उस बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। तो यहाँ तक का उम्मीद करते एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक एकदम जल्दी जल्दी ठोक दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन उम्मीद करते हैं आप लोग को पता चल गया। क्या क्या हम लोग पढ़े कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में है, तो सेक्शन नंबर 4 में। पार्टनरशिप बिजनेस प्रॉफिट ही क्यों करने के लिए किया जाता है, क्योंकि लॉस शेयर करने के लिए पार्टनरशिप नहीं किया जा सकता। ये कहाँ लिखा हुआ, सेक्शन नंबर 8 में लिखा हुआ। चैरिटेबल पर्पस के लिए आप बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कर सकते। पार्टनरशिप में कौन सा रिलेशन होता है सर, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, मतलब एक पार्टनर का कर्म कांड करने की वजह से बाकी पार्टनर्स भी लायबल हो जाएगा। देन आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे बिजनेस एक वर्ड लिखा हुआ, देखो गौर करो। अब बिजनेस यहाँ पे लीगल बिजनेस होना चाहिए, ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जो इलीगल है। जैसे मान लो हम लोग ड्रग्स बेचने का बिजनेस किए ABC, तो ये बिजनेस को आप पार्टनरशिप नहीं कहला सकते, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस का मतलब लीगल बिजनेस होना चाहिए। दूसरा चीज एक पर्सन लिखा हुआ है यहाँ पे, गौर करिएगा। पर्सन वही पर्सन पार्टनरशिप कर सकता है जिसको लॉ इजाजत देता है। जिसको लॉ इजाजत नहीं देता, जो इंसान कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उन लोग हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस में नहीं बना सकते पार्टनर। समझ में आया। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, आंसर इज नो, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि माइनर एक कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है, वो अभी बच्चा है, ठीक है। एक पागल इंसान, इनसॉल्वेंट पर्सन, पागल इंसान, इनसॉल्वेंट, ये लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये लोग कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं। तो पर्सन का मतलब यहाँ पे होप करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पर्सन मतलब कौन होता है, जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है उसको इनकॉम्पिटेंट बोलेंगे। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ हम आपको फोटोज यहाँ पर ही स्क्रीन में अटैच किए हैं, फीचर्स वगैरह बुक का, ये हम लोग एक एक करके बुक से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। चलिए सबसे पहले फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का फीचर्स क्या है, तो सबसे पहला फीचर्स क्या है कि पार्टनरशिप बिजनेस में कितना पर्सन होना चाहिए, 2 और मोर पर्सन होना चाहिए। अब सर 2 इंसान तो होना चाहिए, लेकिन और कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो इसको हम समझाने के लिए आप लोग को पहले हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम कितना होना चाहिए, अब 2 बंदा तो होना चाहिए। कितना बंदा होना चाहिए सर, 2 पर्सन होना चाहिए। कितना, 2, ठीक है। मिनिमम 2 इंसान होने चाहिए पार्टनरशिप में। सर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो सुनिएगा यहाँ पे ना हम आप लोग को लिखते हैं, साइड में आराम से लिखते हैं, समझोगे। ये सब चीज आप लोग वीडियो के साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम 2 होना चाहिए,
मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो इसके पीछे बहुत सारे एमसीक्यूज अलग अलग आता है, गौर से एकदम समझिएगा। हम लोग ना अलग अलग सिनारियोज में पढ़ने वाले हैं, देखोगे। चलो सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है ना कि मिनिमम 2 इंसान चाहिए और मैक्सिमम 20 होना चाहिए। लेकिन 20 कब? जब आपका बिजनेस क्या होगा? नॉन बैंकिंग होगा। क्या होगा? नॉन बैंकिंग। लेकिन अगर आपका धंधा बैंक का है, बैंकिंग बिजनेस है, तो आप मैक्सिमम कितना आदमी जोड़ सकते हो पार्टनरशिप में? 10, अगर आपका बिजनेस बैंकिंग पर्पज के लिए है तो। ये कौन बोला? पार्टनरशिप एक्ट बोला। अब सुनो बात को, आगे आते हैं हम लोग थोड़ा सा और अच्छा से समझते हैं। अब देखो कंपनीज एक्ट आया था 2013 में। कब आया था? कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। और कंपनीज एक्ट 2013 में जब आया तो कंपनीज एक्ट बोला था कि मिनिमम 2 इंसान होना चाहिए और मैक्सिमम पार्टनरशिप में कितना होना चाहिए? 50। अब सर हम लोग किसको फॉलो करें? तो ध्यान रखोगे, सिर्फ आपका अगर एमसीक्यू आया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, तो आप 50 लिख करके आइएगा। कितना लिख करके आइएगा सर? 50 लिख करके आइएगा। लेकिन अगर बोल दिया कि एज पर बैंकिंग बिजनेस, तो समझ जाओगे बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का जिक्र कौन सा इसमें किया? एक्ट में किया 1932 पार्टनरशिप वाला में किया। तो वहां पे आप समझ जाओगे बैंकिंग बिजनेस बोला है तो 10 करिएगा, नॉन बैंकिंग बोलिएगा तब भी समझ जाइएगा इसी का ही बात किया है। नॉन बैंकिंग में कितना लिख के आइएगा? 20। और सिर्फ अगर बोला कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर कितना होना चाहिए, तो आप 50 को मार के आओगे एनी हाउ। समझ में आया? अब सर हम लोग देखते हैं, हम कुछ कुछ वीडियोस देखे, कुछ कुछ टीचर बोलता है ना कि 100 भी होता है। कितना होता है? 100 पार्टनर भी जोड़ सकते हैं। ये गलत बात है। 100 पार्टनर आप पार्टनरशिप में नहीं ऐड कर सकते। देखो कंपनीज एक्ट 2013 का रूल नंबर में आया था, कंपनीज रूल 2014 में, कंपनी रूल 2014 में आया था। और उसका सेक्शन हम शायद भूल रहे, शायद सेक्शन 464 है, ये श्योर नहीं है, एक बार हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सेक्शन 464 रूल 10A में लिखा हुआ, रूल 10A ऑफ कंपनीज रूल 2014। ये इतना डिटेल में भाई साहब आप लोग को कोई नहीं बताएगा। कंपनीज रूल 2014, जो कंपनीज एक्ट आया था 2013 में, और 2014 में कंपनीज रूल आया था, जहां पे कुछ चेंजेस वगैरह एक्ट में करना रहता है ना, वो लोग रूल्स में डालता है। तो रूल्स में बोला गया था कि हम लोग मैक्सिमम पार्टनर कितना रख ले? 50, लेकिन फ्यूचर में इसको बढ़ा करके 100 कर सकते हैं। अभी तक किए नहीं। इसलिए आप लोग अगर चैट जीपीटी या नेट से थोड़ा ज्यादा रिसर्च करोगे ना, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, बहुत सारे टीचर को हम लोग देखते हैं 100 पढ़ा करके चले जाते हैं। 100 पार्टनर है ही नहीं। 100 किया जा सकता, अभी किया नहीं गया, तो अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होगा? 50 ही रहने वाला है। तो आप लोग कितना लिख कर गइएगा? 50 लिख कर जाना। क्लियर है? हम सब तरह के एमसीक्यूज क्लियर कर दिए। अगर आपको बोल दिया नॉन बैंकिंग, समझ जाओगे इसके बारे में बात किया, 20 लिखिएगा। बैंकिंग इसके बारे में बात किया, और अगर बोल दिया सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, तो 50 लिख करके आइएगा। ठीक है, और अगर एक्ट का नाम लिख दिया तब तो क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप एक्ट है, तो यही सब में से 2 में से कोई एक होगा, और कंपनीज एक्ट है तो 50 ही होगा। समझ में? हर तरह के एमसीक्यूज हम लोग क्लियर कर दिए। चलिए आते हैं पढ़ते हैं। क्या है? सबसे पहले 2 और मोर पर्सन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितना होना चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितना? 50। सर यहाँ पे 50 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कंपनीज एक्ट को फॉलो किया गया। किसको फॉलो किया गया भाई साहब? कंपनीज एक्ट को फॉलो किया गया। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या बोला? ऑल सच पर्सन जो होगा वो क्या होगा? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब इनकॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कौन कौन इनकॉम्पिटेंट है? माइनर, अनसाउंड माइंड जिसको पागल बोलते हैं, इनसॉल्वेंट पर्सन, या जो जिसको लॉ डिस्क्वालीफाई करती है, ये लोग पार्टनर नहीं बन सकता है। देन आगे आते हैं। अब देखो एक चीज प्रोविजन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अ माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट एंड नॉट लॉसेस। अब सुनो यहाँ पे ना कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है। नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कैन माइनर बिकम अ पार्टनर, आंसर इज नो, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस में ना माइनर पार्टनर बन सकता है। और वो कौन सा एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस है? सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए, मतलब लॉस अगर हुआ तो पार्टनर माइनर नहीं मान सकता, लॉस वो नहीं बियर करेगा। हाँ, प्रॉफिट हुआ तो वो आ जाएगा कि अंकल हमको प्रॉफिट का हिस्सा दीजिए, लेकिन लॉस हुआ तो बोलेगा अंकल हम आपको नहीं जानते हैं। समझ में आया? तो याद रखिएगा माइनर पार्टनर बन सकता है ओनली फॉर द बेनिफिट, नॉट फॉर द लॉसेस। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या है? एग्रीमेंट।
देखो पार्टनरशिप में जो सबसे मेन चीज क्या है वो एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। बिना एग्रीमेंट का आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। और एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपलसरी। अब सुनिएगा, एग्रीमेंट आप ओरल भी कर सकते हो और रिटन भी कर सकते हो। ओरल और रिटन दोनों ही कर सकते हो, चाहे आप बोल करके कर लो या लिख करके कर लो, दोनों ही अच्छा है। लेकिन रिटेन कर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट या लड़ाई वगैरह पार्टनर्स के बीच में ना हो। एग्जांपल्स आते हैं हम लोग, थोड़ा इसमें भी ना एक ग्लिच है, क्योंकि हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल स्टूडेंट है तो आप लोग को थोड़ा अच्छा से हम लोग समझाएंगे। देखो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एक्ट में ना क्या लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। और एग्रीमेंट आप ओरल भी कर सकते हो और रिटन भी कर सकते हो। अब आप लोग खुद सोचना, थोड़ा दिमाग लगा करके, ठीक है। अगर एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में रहता है तो उसको हम लोग डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ये सब आप लोग बीएसटीडी में पढ़ करके आओ। और एग्रीमेंट क्या है भाई साहब, एग्रीमेंट करना कंपलसरी है। क्या है, कंपलसरी। मतलब ये नहीं हो आपका एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब सुनो, आप लोग का बुक में ना बहुत सारा जगह में एमसीक्यूज लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी है या ऑप्शनल है। तो बहुत सारा बुक में हम देखें ना एमसीक्यूज में लिखा हुआ कंपलसरी। पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है, तो अगर डीड ही कंपलसरी है तो ओरल वाला मामला हटा दीजिए ना। आप ऑप्शन दे रहे हो कि ओरल भी किया जा सकता है, रिटन भी किया जा सकता है, तब कहां से डीड कंपलसरी हो गया। मेरा मर्जी, हम एग्रीमेंट ओरल भी कर ले। मान लो हम लोग दो पार्टनर है, ए और बी, अच्छा दोस्त है, हम लोग मुख से मुआहदा कर लेंगे कि भाई तेरा 3 हिस्सा, मेरा 2 हिस्सा। अगर आप बोल रहे हो कि डीड कंपलसरी है, तो डीड कंपलसरी मतलब लिखित तौर पे होना जरूरी है, तो फिर ओरल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप ओरल हटा दीजिए। लेकिन आप बोल रहे हो कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, तब तो भाई दिक्कत हो गया ना। तब आप डीड को कैसे बोल दोगे कंपलसरी, क्योंकि हम तो ओरल भी कर सकते हैं। बात समझ में आया हम क्या बोलने मांग रहे हैं। तो अब सुनो, आप लोग क्या करोगे, वेस्ट बंगाल का बोर्ड वाले लोग याद रखिएगा, आप लोग एग्रीमेंट को भी कंपलसरी लिखो और डीड को भी कंपलसरी ही लिखो, नहीं तो आपका टीचर मार्क काट लेंगे, क्योंकि वो लोग उतना ही जानता है जितना लोग बुक से पढ़ो। लेकिन आप खुद दिमाग लगाइए कि आप अगर ओरल कर सकते हो एग्रीमेंट, तो फिर डीड को हटा दीजिए। डीड को आप कंपलसरी क्यों बोल रहे हो, जब ओरल हम कर सकते हैं। तो समझ में आया। लेकिन आप लोग डीड को भी कंपलसरी लिखिएगा और एग्रीमेंट को भी कंपलसरी लिखिएगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम डिटेल्स में मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट होगी हम लोग का। देखो एग्रीमेंट कम्स, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट, चाहे वो रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है। देख लीजिए यहाँ खुद लिखा हुआ, आप रिटन भी कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो। बेहतर कि आपका रिटन एग्रीमेंट होगा, ज्यादा बेहतर है, ताकि आपका आगे फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में, बिजनेस होना चाहिए। पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। और ये बिजनेस आपका क्या होना चाहिए भाई, कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। मतलब वन शॉट ये अगर उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, एक गाड़ी चल रहा था, गाड़ी में हम और एक गाड़ी, मतलब कोई चला रहा था और ए और बी रास्ता से चल रहा था, गाड़ी हो गया खराब। अब कार का ओनर ए और बी को बोला कि तुम लोग मिल करके धक्का मार दो, हम तुम लोग को हिस्सा दे देंगे, आपस में बांट लेंगे 100 रुपया। तो ये वन टाइम है, इन लोग का धंधा नहीं है ये चीज। बिजनेस क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। वन शॉट वेकेशन को आप बिजनेस नहीं बोलोगे। और ये बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल भी होना चाहिए। पढ़ते हम लोग, देखिए बिजनेस क्या लिखा हुआ है, बिजनेस, अ पार्टनरशिप इज फॉर्म टू डू बिजनेस। बिजनेस में आपका ट्रेड, वोकेशन वगैरह, प्रोफेशन वगैरह ये सब होता है, ठीक है। चैरिटेबल पर्पस के लिए आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, देखो हम आप लोग को बता दिए। जॉइंट ओनरशिप अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए वो नहीं कर सकते आप पार्टनरशिप, क्यों, क्योंकि इन लोग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। पार्टनरशिप का डेफिनेशन में लिखा ही हुआ था कि पार्टनरशिप क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देन क्या आपका प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। अब सर ये प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस क्या है, चलिए प्रॉफिट आपस में बंटवारा होना जरूरी है। जब तक प्रॉफिट शेयर नहीं होगा तो उसको पार्टनरशिप हम लोग थोड़ी बोलेंगे। पार्टनरशिप में आपका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट बांटना होगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग में, इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर मस्ट शेयर लॉस ऑल्सो। प्रॉफिट सब बांटेगा, लेकिन लॉस बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पार्टनर्स बांटता है, कुछ पार्टनर्स नहीं बांटता। सर एग्जांपल दीजिए, मान लीजिए 3 पार्टनर्स है, ए, बी और सी, ठीक है। सी बोला भैया हम बिजनेस करेंगे, लेकिन अगर लॉस हुआ तो हम लॉस नहीं सहेंगे, वो लॉस तुम लोग सहो, ए और बी। तो ऐसा भी पार्टनरशिप हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टनर लोग लॉस नहीं सकते, कुछ पार्टनर चाहेगा वो अपना लॉस से अपना नाम हटा सकता है, वो सिर्फ प्रॉफिट में आएगा। उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली।
वो पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए, ठीक है, मतलब सुख का साथी है, दुख का साथी नहीं है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट आपका बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो हम आप लोग को बता चुके हैं प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, मतलब एक पार्टनर के एक्ट के ऊपर दूसरा पार्टनर भी लायबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, अ प्रिंसिपल ही इज बॉन्ड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। देखो लिखा, एक पार्टनर जो प्रिंसिपल है वो दूसरा का एक्ट के ऊपर बॉन्ड हो जाएगा, मतलब उसको भी गिल्टी फील किया जा सकता है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन में। किसमें? रजिस्ट्रेशन। याद रखना पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करना कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करना ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन आप करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। अगर नहीं कराओगे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जो आपको झेलना पड़ेगा। वो क्या होगा आगे हम आप लोग को बता देंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने से पार्टनरशिप को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ता है, ठीक है। बस अभी इतना याद रखिए, कैन रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल और मैंडेटरी। तो क्या लिखेगा? ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है और एग्रीमेंट कराना क्या है? कंपलसरी है। बोलिए यहाँ तक का क्लियर है? एक बार हम स्क्रीन को जूम कर देते हैं, एक बार आप लोग रीड कर लो। रीड कर लो यहाँ तक का, वीडियो पॉज करके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड में। अब सर ये पार्टनरशिप डीड क्या है? ठीक है, हम बता चुके अभी द रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जब एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। देखो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट, दोनों से हो सकता है, लेकिन रिटन होना जरूरी अच्छा है ताकि आपका डिस्प्यूट नहीं हो, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा तो कोई मुकर नहीं सकता। मुंह का बात क्या है, आदमी कोई भी कभी भी मुकर सकता है अपना बात से, इसलिए अगर रिटन फॉर्म में रहेगा तो उसके आगे कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि लिखतम के आगे बत्तम नहीं चलता। चलिए ये कहावत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जहां पे हर पार्टनर का साइन होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आ सकता है अगर केस स्टडी बना करके आ जाएगा, क्योंकि आप लोग का एमसीक्यू से कोई भी आ जाएगा, कोई ठीक ठिकाना नहीं है, ठीक है। दे दिया कि 3 पार्टनर्स है, एग्रीमेंट में साइन सिर्फ 2 किया है। अब बताओ ये पार्टनरशिप बिजनेस वैलिड है या इनवैलिड है? तो क्या बोलेगा? इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि उन लोग का डीड ही इनवैलिड है। जब डीड इनवैलिड है तो पार्टनरशिप बिजनेस भी इनवैलिड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए? तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसका नाम, एड्रेस, कहाँ रहता है पार्टनर्स लोग। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म के बारे में देखो ए और बी पार्टनर है, ठीक है, और इन लोग अपना नाम रखा फर्म का ए एंड बी फर्म। अब अकाउंट्स के नजर में आप लोग को पता है ए एंड बी फर्म अलग है और ए अलग है, बी अलग है। ए और बी क्या है? पार्टनर है, और ए एंड बी जो फर्म है वो एक बिजनेस है। और अकाउंट्स के दुनिया में ए एंड बी फर्म अलग, ए अलग और बी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्म का डिस्क्रिप्शन लिखा हो रहेगा, फर्म कहाँ पे है, एड्रेस क्या है, फर्म का नाम क्या है। जैसे फर्म का नाम क्या है? ए एंड बी फर्म, ठीक है। कहाँ पे एड्रेस लोकेटेड है? मान लो नारकल लांगा राधा बाजार पे, ठीक है। एड्रेस के साथ सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। कहाँ पे? पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट आगे तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब मान लो मल्टीपल बिजनेस का प्लेस है, मान लो एक ब्रांच आपका हावड़ा में, एक ब्रांच आपका नारकल लांगा राधा बाजार में, एक ब्रांच आपका कोल्लू टोला में। तो प्रिंसिपल प्लेस क्या है? मतलब मेन बिजनेस प्लेस कहाँ है? मान लो नारकल लांगा राधा बाजार में मेन ब्रांच है, तो उसका नाम भी लिखा हुआ रहेगा कहाँ? पार्टनरशिप डीड में। देन आगे आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या नेचर है वो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कब शुरू किए हैं, कौन कितना पैसा लगाया है, ए कितना लगाया है, बी कितना लगाया है बिजनेस में, इंटरेस्ट कितना मिलेगा उन लोग को, 10% मिलेगा या 12% मिलेगा, क्योंकि कैपिटल लगाया तो बदले में इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। एग्जांपल हम लोगों को समझा दे रहे हैं, ए एंड बी ये फर्म है, एक फर्म है ए एंड बी फर्म, जिसका पार्टनर कौन है? मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है। तो ये लोग जो पैसा लगाया, पूंजी लगाया, कैपिटल का लगाया, कितना कैपिटल लगाया ये लिखा हुआ रहेगा आपका यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन में। और इंटरेस्ट कितना मिलेगा फर्म की तरफ से इन लोग को, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। अगर ये लोग पैसा निकाला तो इंटरेस्ट देगा यार बी फर्म को, वो भी कितना इंटरेस्ट देगा नहीं देगा ये भी आपका लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे। प्रॉफिट शेयरिंग, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग कितना है? 3:2 है या 2:1 है, मतलब मान लो लोग आपस में 3:2 में डिवाइड कर रहा है रेशियो, तो वो सब चीज लिखा रहेगा। लोन अगर दिया तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है, जैसे मान लो ए एंड बी मिल करके शूज का बिजनेस चलाता है, किसका बिजनेस चलाता है? शूज का। और शूज का बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारा लेबर को रखा है काम पे, लेकिन बी भी क्या है ना, मिस्टर बी भी काम करता है लेबर लोग के साथ। तो देखो जितना भी लेबर है उन लोग को तो सैलरी देंगे ही देंगे,
बी को भी तो सैलरी देना पड़ेगा, क्योंकि बी भी तो एक लेबर की तरह काम किया। जो प्रॉफिट शेयरिंग वो तो लेगा, हिस्सा लेगा एज अ पार्टनर, लेकिन जो काम कर रहा सैलरी भी लेगा वो एज अ वर्कर्स के जैसा। तो कितना मिलेगा रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन वगैरह, ये सब चीज यहाँ पे लिखा रहेगा। गुडविल का वैल्यूएशन, एसेट्स का वैल्यूएशन, हर एक चीज, अकाउंट्स का सेटलमेंट, ये सब चीज आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड मान लेना। ठीक है, एक बार रीड मान लेना क्या क्या पार्टनर, किसका राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, कितना समय के लिए पार्टनरशिप का अकाउंटिंग पीरियड क्या होने वाला है, ये सब चीज आपका लिखा हुआ रहेगा। कहाँ पे? डीड में। आगे पढ़ते हैं। कितना समय के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं वो भी लिखा हुआ रहेगा, किसका क्या राइट्स है, ड्यूटीज है, बैंक अकाउंट कौन सा ऑपरेट करेगा, कैसे ऑपरेट करेगा, ये सब चीज लिखा हुआ रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंस, पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस क्या है। पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस यही है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड बना लोगे तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट वगैरह नहीं हो पाएगा, उससे अवॉइड हो जाइएगा आप लोग। ठीक है, और क्या है, सबका अपना राइट्स एंड लाइबिलिटीज सबको पता रहेगा, अपना किसका राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, हर एक चीज पता रहेगा। आगे चल के कुछ भी लड़ाई वगैरह नहीं होगा। तो पार्टनरशिप डीड बनाने का एक यही रीजन है कि आगे चल के फ्यूचर में आपका डिस्प्यूट ना हो, ये इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हम लोग। सुनिए, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको एक एक एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इसको बोलते हैं। अगर आपका पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या फिर क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं किया कि पार्टनरशिप डीड बना है या नहीं बना, तो हम लोग मान करके चलेंगे डीड नहीं बना है। क्या मान करके चलेंगे? डीड नहीं बना। जो जो हम बोल रहे बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये सब कंसेप्ट से आपका समझ बनेगा आगे चल करके। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, साफ साफ लिख दिया कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, या फिर क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं किया कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, तो हम लोग मान करके चलेंगे कि डीड नहीं है। क्लियर है? अब डीड नहीं है तो क्या क्या प्रोविजन देखने को हम लोग को मिलेगा, वो सब प्रोविजन यहाँ पे आपका टेबल में बॉक्स में बना करके लिखा हुआ है, इसको देखने का जरूरत नहीं है, ये हम आपको यहीं पे समझा देंगे। ठीक है, ये हम आपको समझा देंगे। सुनिए, चलिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक चीज याद रखना, हम क्या बोला, फिर से बोल दिए कि अगर पार्टनरशिप डीड के बारे में बोल दिया देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो क्या प्रोविजन देखने को मिलेगा, या फिर कहीं पे भी क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, पार्टनरशिप डीड नहीं है। और अगर डीड एब्सेंट है, अगर डीड एब्सेंट है तो क्या प्रोविजन देखने को मिलेगा, ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट ही लिखते। चलो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर नहीं है तो क्या प्रोविजन देखने को मिलेगा, तो सुन लीजिए, दो ही चीज होगा। सबसे पहला हम लिख दे रहे क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपस में बंटवारा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आपका इक्वली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वली। और दूसरा आपका होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 6% पर एनम। कितना परसेंट सर, 6% पर एनम। इसके अलावा कुछ भी पार्टनर्स को मिलने वाला नहीं है। बोलो क्लियर है? सर क्या, एक बार फिर से समझाते हैं, एग्जांपल्स के साथ साथ समझाते हैं, देखो, ताकि आप लोग समझ में जाएगा अच्छा से। देखिए, सबसे पहले हम लोग मान करके चल लेना, दो पार्टनर्स है, ए और बी और सी भी, चलो 3 पार्टनर्स बना देना, ए बी और सी, ये 3 पार्टनर्स हैं। इन लोग आपस में डिसाइड किया कि हम लोग शेयर जो बंटवारा करेंगे वो 3:2:1 के रेशियो में बंटवारा करेंगे। ठीक है, मतलब मान लो अगर 6 रोटी कमाया तो 3 रोटी कौन खाएगा, ए, 2 रोटी कितना कौन खाएगा, बी, और सी कितना रोटी खाएगा, ए। समझ में आई? इस हिसाब से लोग डिवाइड करेगा, बंटवारा करेगा। अब सुनिए, ये इन लोग सिर्फ मुंह से बोला था, मतलब एग्रीमेंट क्या था, ओरल था। एग्रीमेंट क्या था, ओरल था। या फिर मान ले लोग एग्रीमेंट बनाया ही नहीं। ठीक है, अब हुआ क्या है, इन लोग प्रॉफिट कमाया 60,000। कितना प्रॉफिट कमाया, 60,000। कायदा से 60,000 इन तीनों में क्या होगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये 60,000 इन तीनों में क्या होगा, प्रॉफिट कमाया कितना इन लोग, 60,000 कमाया, ये 60,000 इन तीनों में डिवाइड होगा, ए बी और सी में।
तो ए को कितना मिलेगा 30,000, बी को कितना मिलना चाहिए 20,000 और सी को कितना मिलना चाहिए 10,000। कब? अगर डीड रहता तो जो रेशियो डिसाइड किया वही रेशियो में इन लोग को हिस्सा मिलता, लेकिन इन लोग डीड नहीं बनाए, या फिर ओरल बनाया था लेकिन आगे जाकर के मुकर गया, और आगे जाके मुकर गया तो आपके पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि बोलेंगे कि हाँ जज साहब ये तो माँ कसम खा रही है, बोला था कि डीड ए रेशियो में हम लोग बंटवारा करेंगे। क्या जज मानेगा? जज यही मानेगा कि आपका डीड क्या है? एब्सेंट है। डीड क्या है? नहीं बना हुआ। तो डीड अगर नहीं बना हुआ तो रेशियो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हम लिखे रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वली। तब उस केस में 60,000 क्या होगा पता है? 60,000 इन लोग तीनों में डिवाइड होगा 20-20 हजार रुपया करके। तो देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए था? इन लोग के बीच में ये वाला डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है ये? तो कहीं ना कहीं ए के साथ क्या हो गया? गलत हुआ कि नहीं? 30,000 बेचारों को मिलना चाहिए था, लेकिन कितना मिला? 20,000 रुपया। बी को ना फर्क पड़ा है, आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको पहले भी 20 मिलता था, अभी भी कितना मिला? 20 मिल रहा है। लेकिन सी को क्या गया? बेनिफिट मिल गया, क्योंकि सी यहाँ पे सियाना, वो जानता था कि अगर डीड नहीं बनाएंगे तो फ्यूचर में रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसी के लिए ए अगर अच्छा जगह पढ़ लेता तो उसको टीचर समझा देता कि देखो ऐसा ऐसा डीड में लिखा लेना, वो भी डीड ओरल मत बनाना बल्कि लिखा लेना, क्योंकि लिखा लोगे तो आगे चल करके डिस्प्यूट के टाइम में आपका काम आएगा। समझ में आया? ये बेचारा अच्छी जगह नहीं पढ़ा था तो इस वजह से इसके साथ क्या हो गया? नुकसान हो गया। नेक्स्ट टाइम बेचारा ऐसा होने नहीं देगा अपने साथ। तो याद रखिएगा अगर डीड एब्सेंट होगा, पार्टनर्स लोग का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। भले ये जितना भी पैसा लगाया बिजनेस में, कैपिटल लगाया, ये बोला सबसे ज्यादा बिजनेस में तो पैसा हम लगाया, पूरा दिन तो काम हम करें, तो हमको इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा उसको ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर डीड एब्सेंट है तो हर एक पार्टनर को क्या मिलेगा? रेशियो इक्वल मिलेगा। याद रहेगा? चलिए देखो यहाँ पर भी वही चीज लिखा हुआ, देखिए शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉसेज जो शेयर हो रहा है वो क्या हो रहा है? आपका इक्वली हो रहा है। देखिए इक्वली डिवाइड हो रहा है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे डिवाइड हो रहा है? इक्वल हो रहा है। देन नेक्स्ट आते हैं आगे पढ़ते हैं दूसरा सिनेरियो। ये समझ में आया सबको? चलिए दूसरा सिनेरियो, रेम्यूनरेशन वाले केस। रेम्यूनरेशन का मतलब पार्टनर का सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सबको मिला करके क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन बोलते हैं। ये सेकंड पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक पार्टनरशिप बिजनेस है। क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस है, जहां पे पार्टनर कौन है? मिस्टर ए, बी और सी है पार्टनर्स। ठीक है, और इन लोग का किस चीज का बिजनेस है? शू का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? शू का बिजनेस है। और बिजनेस करने के लिए ना इन लोग बहुत सारा लेबर एम्प्लॉयज लोग को हायर करके रखा था। मान लो 5 एम्प्लॉयज थे इन लोग का फर्म में। ठीक, अब इन लोग को सैलरी मिलता था। सैलरी इन लोग का कितना था? इन लोग का सैलरी था 10,000 रुपया पर मंथ। क्या था? 10,000 पर मंथ। ठीक है, अब सी जो बंदा है ना, सी वो भी क्या था ना, काम जानता था, जूता बनाने का भी काम इसको भी आता था। सी बोला देखो हम लोग का रेशियो तो 3:2:1 है, जो हिस्सा मिल रहा वो तो हम लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे ना, कारखाना में इन लोग के साथ या फैक्ट्री में इन लोग के साथ काम भी करेंगे। सी तो हमको भी सैलरी मिलेगा 10,000 रुपया, जैसे इन लोग को मिला हमको भी मिलेगा। ए और बी सियाना था। ए और बी बोला हाँ तुमको भी मिलेगा सैलरी, टेंशन क्यों ले रहे? सी बोला ठीक है। सी उतना पढ़ा लिखा नहीं था, अच्छा जगह पढ़ा भी नहीं था बेचारा। सी 1 महीना 2 महीना पूरा 1 साल काम किया फर्म में काम किया। 1 साल को उसको कितना मिलना चाहिए था? 10,000 रुपया हर महीना। तो 1 साल का 1,20,000 रुपया उसको मिलता। जो प्रॉफिट हो रहा वो तो मिलेगा, 1 हिस्सा उसको मिलेगा, लेकिन साथ में उसका 1,20,000 रुपया अलग से क्या मिलता? सैलरी मिलता। लेकिन सैलरी सबको दिया, ए और बी 5 एम्प्लॉय को दिया, लेकिन सी जैसे लेने आया अपना सैलरी, सी को बोला तुमको नहीं देंगे। अब सी गुस्सा हो गया, सी दौड़ कर गई कोर्ट में जाकर के बोला जज साहब देखिए हम मेहनत किया है, मेरा सैलरी इन लोग नहीं दे रहा, आप ही कुछ देखिए। जज बोलेगा क्या आपका डीड बना हुआ था या एग्रीमेंट आपका बना हुआ था? सी सर खुद जाते हुए बोलेगा सर डीड ये क्या होता है? जज बोलेगा आपका सैलरी मिलेगा ये भी हमको नहीं पता, आप लोग अपना बाहर जाकर के मसला हल करिए। क्योंकि अगर डीड नहीं बना हुआ तो कोई भी पार्टनर्स को, ये लॉ में लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में, कोई भी पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सी के साथ क्या हो गया? अन्याय हो गया। इसी के लिए अच्छा जगह बोलते हैं पढ़ने के लिए, नहीं सुनता है। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं ये कौन सा पॉइंट में है सर? रेम्यूनरेशन। 2
आगे होगा, ये रहा। चलिए पहले हम लोग रेमुनरेशन देखते हैं, ये रहा रेमुनरेशन। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, रेमुनरेशन मतलब सैलरी कमीशन बोनस नॉट अलाउड, मतलब कोई भी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा सैलरी रेमुनरेशन कमीशन बोनस, कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल, फर्म का एक बिल्डिंग था बाबू, फर्म का एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग बेचना था फर्म को, ब्रोकर लगाया, ब्रोकर काम करेगा तो जाहिर सी बात है उसको बोनस या कमीशन देना पड़ेगा। बी बोला चलो हम ही ब्रोकर का काम कर ले रहे, जो ब्रोकर को पैसा दीजिएगा वो पैसा हमें दे देना, ठीक है। ए और बी बोला ठीक है तुमको दे देंगे हम लोग। अब बी क्या किया, बिल्डिंग बेचवा दिया, उसको बोनस या ब्रोकरेज उसको नहीं मिलेगा। क्यों, ए और सी नहीं देगा, क्यों, क्योंकि डीड बना हुआ नहीं है। क्लियर है। तो अगर डीड बना हुआ नहीं रहेगा तो पार्टनर्स लोग को, कोई भी पार्टनर को सैलरी कमीशन या बोनस नहीं मिलेगा। चले आगे, ठीक है। यहाँ तक का आप लोग, स्क्रीन को हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए थर्ड पार्ट में आते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम स्क्रीन जूम करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थर्ड है। 2 अब तक का आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर डीड नहीं रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस क्या है, जैसे मान लीजिए एक फर्म है एडिफाई एकेडमी, ठीक है, और इसका 2 पार्टनर्स है, मान लो मिस्टर एम और मिस्टर एस, ये 2 पार्टनर्स है, ठीक है। अब मिस्टर एम बिजनेस में लगाया 1 लाख रुपीस और मिस्टर एस लगाया बिजनेस में मान लो 10 लाख रुपए, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना। अब मिस्टर एस बोला कि देख बिजनेस में हम तो ज़्यादा लगा रहे कैपिटल, तो मेरा हिस्सा भी ज़्यादा होना चाहिए। हम बोले ठीक है, एम और एस का रेशियो हो गया 1:4 का रेशियो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात हुआ कि फर्म में इन लोग जो पैसा लगा रहे हैं तो फर्म की तरफ से इन लोग को क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इन लोग को। फर्म इन लोग को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। फर्म इन लोग को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। अब वो इंटरेस्ट कितना देगा, ये बोल दिया सिर्फ मुंह से, कितना कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा इंटरेस्ट, 10% पर एनम। अब 1 साल इन लोग बिजनेस में पैसा लगाया था, 1 साल बाद एम को इंटरेस्ट कितना मिलना चाहता है, 1 लाख का 10% मतलब 10,000 रुपया, और एस को कितना मिलना चाहता है, 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख रुपया। लेकिन ये चीज डीड में इन लोग लिखा नहीं है, डीड में मेंशन नहीं किया, तो एस को कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और एम को भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देखो एम के साथ तो अन्याय हुआ, 10,000 रुपया नहीं मिला, लेकिन एस के साथ सोचो 1 लाख का नुकसान हो गया। अगर वो डीड में मेंशन करा लेता 10% तो उसको मिलता, लेकिन डीड में इन लोग नहीं मेंशन किया, या फिर मान लो ओरली मेंशन किया था, आगे चल करके एम पलट गया, बोला नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं हुआ था, तो उस केस में दोनों ही पार्टनर्स को किसी को भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आया। तो अगर आपका डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगा, नहीं मिलेगा। देखिए ये भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ होगा। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर आपका डीड एब्सेंट है तो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए 4 केस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर डीड नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, आंसर इज नो, ये भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा। आइए एग्जांपल समझते हैं। फर्म है वही एडिफाई एकेडमी, ठीक है, जिसका पार्टनर मिस्टर एम और मिस्टर एस है, ठीक है। अब हुआ क्या है ना, एम बिजनेस से ना 10 लाख रुपए निकाल लिए एज अ ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए। एस यहाँ पे साइड में बैठ करके देख रहे हैं। एस बोला रहे तुम पैसा निकाल रहा, हम बोला हमको जरूरत है पर्सनल यूज के लिए, हम निकाल लिए। एस बोला ठीक है, जब कैपिटल तुम लगाया था तो इंटरेस्ट लिया था, अब तुम निकाल ले हो तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। हम बोला हाँ ठीक है, फर्म को इंटरेस्ट हम दे देंगे, 20% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। कितना देंगे, 20%। ये बात हम सिर्फ बोले, या फिर ये कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ। दोनों ही केस में क्या मानेंगे हम लोग, डीड एब्सेंट है। अब 1 साल जब होगा, 10 लाख का 20% कितना होगा, 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया कायदा से एम को देना चाहिए था, लेकिन एम 2 लाख रुपया नहीं देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों, क्योंकि ये बात डीड में मेंशन नहीं किया हुआ था। तो याद रखिएगा, अगर आपका डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, और पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म को नहीं देगा। देखिए ये भी चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज, मतलब नहीं लिया जाएगा पार्टनर्स लोग से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें बढ़ते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन पे। सुनिए, अब सुनो बात को अच्छे से, इसको ना अच्छा से समझिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, एक फर्म है एडिफाई एकेडमी, इसी का एग्जांपल दे के चलते हैं। अपना प्रमोशन कर रहे हो और क्या, तुम लोग कर रहे नहीं हो। 3 पार्टनर है, MSE, ये 3 पार्टनर है, ठीक है। अब सुनो बात को अच्छे से। MSA 3 पार्टनर, ये लोग तीनों बिजनेस में कैपिटल लगाया था, कुछ क्या लगाया था, कैपिटल लगाया था फर्म में, ठीक है। अब फर्म को ना पैसा का और जरूरत था, मान लो तीनों कैपिटल मिला करके 10 लाख रुपए लगा था। अब फर्म को 5 लाख का और रिक्वायरमेंट है, नीड है। फर्म गया बैंक के पास, बैंक इनको लोन नहीं दिया फर्म को। अब मिस्टर ए बैठ करके देख रहा था, ए बोला अरे तुम बैंक से फर्म को बोल रहा है, क्योंकि बिजनेस अकाउंट्स के नजर में सब अलग है, एडिफाई एकेडमी अलग है, ये तीनों अलग है, ठीक है। ए बोला है फर्म को, मतलब एडिफाई एकेडमी को, कि तुम जो 5 लाख रुपए लोन लेने जा रहे हो बैंक से, तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एडिफाई बोला कि हाँ, फ्री का तो कोई लोन देगा नहीं, अब बैंक मेरा फुप्पू का लड़का थोड़ी है जो फ्री में लोन देगा। तो ए बोला कि क्यों नहीं, ये लोन हम दे दे तुमको। अब एडिफाई एकेडमी का ना आँख फड़फड़ाने लगा, वो बोला कैपिटल लगा रहे हो, कैपिटल। ए बोला नहीं, कैपिटल तो हम लगा चुके, मान लो ये लगा था 5 लाख, ये लगा था 2 लाख, ये लगा था 3 लाख, हो गया 10 लाख, टोटल 10 लाख था फर्म में, ठीक है। कैपिटल तो हम 3 लाख लगा चुके, लेकिन ये जो 5 लाख जो हम ला करके दे रहे, ये एज अ लोन ला करके दे रहे। क्या ला करके दे रहे, लोन, ठीक है। अब देखो लोन का पैसा फर्म को एनी हाउ वापस करना पड़ेगा। कैपिटल का पैसा ऐसा होता है ना कि अगर फर्म में लॉस हो गया तो ए का पैसे 3 लाख रुपए डूब जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन लोन का पैसा फर्म को वापस करना ही पड़ेगा 5 लाख रुपया, तो ए 5 लाख का लोन ला करके दिया। अब ए बोले इंटरेस्ट कितना दोगे, बैंक तो 12% इंटरेस्ट मांग रहा था तुमसे 5 लाख के बिहाफ में, हमको 10% दे, तो हम घर का लड़का, चलो 10% हम तुमको लोन दे रहे। फर्म बोला हाँ हाँ ठीक है 10% ले लेगा, लेकिन ये बात डिड में मेंशन नहीं की, या फिर डिड एब्सेंट है। 1 साल हो गया, 5 लाख के बदले में एक उम्मीद लगा करके था कि हमको 85 रुपये मिलेगा 10%, 5 लाख का 10% 85 रुपये, लेकिन उसको कितना मिलेगा पता है, सिर्फ 6% मिलेगा। कितना मिलेगा, 6% मिलेगा, मतलब 5 लाख का 6% सिर्फ 30,000 रुपये मिलेगा। 20,000 के साथ उसका घोटाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना पड़ेगा, 6%। सर अगर डीड में मेंशन करते तो 10% तो कितना मिलता, 10% मिलता, लेकिन अगर डीड में नहीं मेंशन किया हुआ या डीड एब्सेंट है तो अब उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, 6%। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन का केसेस। देखिए जूम कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 6% है। कितना है, 6% है। क्लियर है, ये 6% होगा अगर डीड में मेंशन नहीं किया हुआ। रेम्यूनरेशन हम आपको बता चुके हैं। और एडमिशन का केस लास्ट 6, नया पार्टनर एडमिशन भी नहीं ले सकता। मान लो 3 पार्टनर से ए, बी और सी फर्म में, ठीक है, वो चाह रहे कि डी को भी पार्टनर बना ले, तो नहीं बना सकता जब तक डीड में ये चीज मेंशन किया हुआ नहीं, ठीक है। और अगर सब पार्टनर्स मान गए ए, बी, सी, तब उन लोग डीड में ऐड कर करके डी को ऐड कर सकता है। डीड में मतलब लिख सकते हैं कि हम लोग पार्टनर बना सकते हैं डी को, तब डी आ सकता है। अदरवाइज अगर डीड में मेंशन नहीं किया हुआ तो वो लोग पार्टनर डी को चाह करके भी नहीं बना सकते। क्लियर है, समझ में आया। तो सर अगर आपका डीड नहीं है या एग्रीमेंट अगर आपका एब्सेंट है, एग्रीमेंट अगर एब्सेंट है तो सिर्फ 2 ही चीज होगा, क्या, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा। और लोन का रेट कितना हो जाएगा, लोन का रेट 6% हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, 6%, याद रहेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, रेम्यूनरेशन हो, ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। याद रखना ये चीज, इससे एमसीक्यू सम्स वगैरह बहुत बन रहे हैं। फिर से हम बोल दे रहे, अगर आपका एग्रीमेंट या डीड एब्सेंट है तो PSR का रेट क्या हो जाएगा, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब आपस में इक्वल बंटवारा करेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हो जाएगा वो आपका 6% पर इनाम हो जाएगा। इसके अलावा रेम्यूनरेशन कह लो या फिर आप पार्टनर का बोनस, कमीशन वगैरह ये सब काम करके भी इसको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर लोग देता है फर्म को, वो भी देने का जरूरत नहीं है। समझ में आया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है पार्टनरशिप का, ये बुक से आप लोग रीड कर लेना। यहाँ पे ये वाला क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शन के साथ
इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट। हम बोले ना माइनर पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप में। ये कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 30 में लिखा हुआ। कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ भाई साहब? सेक्शन नंबर 30 में लिखा हुआ है। समझ में आया? ये सेक्शन नंबर 30 में लिखा हुआ। A person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partner or in accordance with the excess agreement among the partner। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि डी को फ्यूचर में पार्टनर बनाना है, मान लो एक फर्म में 3 पार्टनर्स है ए, बी और सी, और इन लोग का डीड में मतलब एग्रीमेंट में ये चीज लिखा हुआ है कि फ्यूचर में हम लोग डी को पार्टनर बना सकते हैं, तो बनेगा डी। अगर नहीं लिखा हुआ है तो डी चाह करके भी पार्टनर नहीं बन सकता। तब डी का बनने के लिए एक ही रास्ता है, तीनों पार्टनर का सहमति होना चाहिए। तीनों पार्टनर कंसेंट दे दिया तब डी तब भी पार्टनर बन सकता है, नहीं तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ? सेक्शन नंबर 31 में। ठीक है। एक पार्टनर रिटायर कर सकता है फर्म से सब पार्टनर का कंसेंट लेकर करके। ठीक है, ये सेक्शन 32 में लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन आपका क्या है? कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। ये कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 69। याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यूज में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। ये कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 69 में लिखा हुआ है। क्लियर है? फर्म डिसॉल्व हो सकता है मतलब बंद हो सकता है, लेकिन कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है? ये सेक्शन 35। तो याद रखना सेक्शन 30 किसके बारे में बात किया है? सेक्शन 30 एडमिशन के बारे में बात किया है। किसके बारे में? पार्टनर का एडमिशन के बारे में। ठीक है। सेक्शन 31 रिटायरमेंट के बारे में बात किया है। सेक्शन 30 जो है माइनर के बारे में बात किया है। सेक्शन 30 माइनर के बारे में बात किया, माइनर पार्टनर बन सकता है फॉर द बेनिफिट। सेक्शन 31 एडमिशन के बारे में बात की है। सेक्शन 31 एडमिशन के बारे में बात की है, ये लिख लेना कॉपी में। 32 किसके बारे में बात किया? 32 आपका रिटायरमेंट के बारे में बात की है, रिटायरमेंट। ठीक है। रजिस्ट्रेशन का सेक्शन कहाँ लिखा हुआ? रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 69 में लिखा हुआ है। सेक्शन 35 डिसोल्यूशन के बारे में बात की है। किसके बारे में? डिसोल्यूशन के बारे में बात की है। क्लियर है? ये सब चीज आप लोग लिख लेना। चलिए नेक्स्ट, इससे एमसीक्यूज आ सकता है। चलिए अब सर हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज और एप्रोप्रिएशन। सर ये चार्ज क्या है और एप्रोप्रिएशन क्या है, इसको एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। आइए देखते हैं हम लोग क्या है चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, देखो मान लो एक फर्म है, ये फर्म एडीफाई एकेडमी है, बार बार एडीफाई एकेडमी और कुछ नहीं आता मुझे इसके लिए। ठीक है, एम पार्टनर है, एस पार्टनर है। ठीक है, सुनिएगा, और ए भी पार्टनर है। इन लोग का डीड में लिखा हुआ था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, और डीड में अगर नहीं लिखा हुआ तब कितना हो जाएगा? 1:1:1। दो पार्टनर है तो 1:1, चार पार्टनर है तो 1:1:1:1:1। क्लियर है? चलिए, ये लोग का डीड में लिखा हुआ था प्रॉफिट कैसे बंटवारा करेगा? 3:2:1 का रेशियो में बंटवारा करेगा। अब इन लोग का शू का बिजनेस था, वही चीज था, किसका बिजनेस था? शू का। ठीक है, और इन लोग का बहुत सारे एम्प्लॉइज भी था, कारखाना में काम करता था, मतलब फैक्ट्रीज में 5 एम्प्लॉइज था मान लो। सबका सैलरी 10,000 रुपया पर मंथ था। कितना था? 10,000 रुपया पर मंथ था। यहाँ पे ए भी ना, ए को भी काम आता था, मिस्टर ए को भी काम आता था शू को बनाने का। ठीक है, तो कायदे से ए को भी 10,000 रुपया मिलना चाहिए जैसे इन लोग को मिलेगा। अब सुनिए बात को अच्छा से, इन सबको जो एम्प्लॉइज है, इन सबको पैसा फर्म को एनी हाउ देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म का प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है, याद समझ में आया? मतलब सर आप लोग फाइनल अकाउंट बना करके आओ। फाइनल अकाउंट जब आप लोग बनाते थे, ध्यान देना, फाइनल अकाउंट जब आप लोग बनाते थे तो फाइनल अकाउंट में आप लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। याद आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो शुरू होता था ग्रॉस प्रॉफिट से और खत्म होता था नेट प्रॉफिट आता था या तो नेट लॉस आता था, दोनों में से कोई एक आता था। याद है? हाँ सर याद है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा खर्चा हुआ करता था, सैलरी होता था, रेंट होता था, डिप्रिसिएशन होता था, और भी बहुत सारा का खर्चा, कमीशन वगैरह सब कुछ यहाँ होता था। यहाँ पे कुछ इनकम होता था जैसे डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, है ना? ऐड करते थे ये दोनों को, यहाँ से माइनस करते थे, नेट प्रॉफिट आता था। और अगर ये ज्यादा है ये कम है तो क्या आता था? नेट लॉस आता था। यही होता था ना भाई? बोलिए, क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग एक सैलरी लिखते थे, याद आ रहा? ये सैलरी कौन सा सैलरी पता है? ये एम्प्लॉय लोग का सैलरी है। एम्प्लॉय लोग को सैलरी आपको देना पड़ेगा, चाहे आपका फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये देना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्म में पैसा कम पड़ गया या फर्म में लॉस हो गया तो देखो, ए जो है, ए मिस्टर ए जो काम कर रहा है, एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, एक घर का लड़का है कि नहीं?
एक घर का लड़का है, इसको हम लोग समझा सकते हैं। अगर लॉस हुआ ना तो इसको हम लोग पैसा नहीं भी देंगे तो चलेगा। ए को जो पैसा है, पार्टनर्स का जो रेम्यूनरेशन है वो नहीं भी देंगे चलेगा। इसको तभी देंगे हम लोग पैसा जब फर्म में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फर्म में अगर प्रॉफिट नहीं है तो इसको सैलरी भी नहीं देंगे। तो इनको जो दिया जा रहा है, मिस्टर ए को जो दिया जा रहा है, इसी को बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस बोलो या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलो, बात क्या है, सेम। लेकिन इन लोगों को जो हम लोग सैलरी दे रही है क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है? चार्ज है। क्या है? फिर से बोलिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एनी हाउ देना पड़ेगा, वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस, बट अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस ओनली पे व्हेन फर्म अर्न्स प्रॉफिट, अदरवाइज इट हैज नो नॉट टू बी पेड। अदरवाइज अगर इसको हम लोग नहीं भी पे करेंगे तब भी चलेगा। क्लियर है? समझ में आया? चार्ज को एनी हाउ पे करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन को नहीं भी दीजिएगा चलेगा, क्योंकि अप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है बंटवारा करना। अब बंटवारा तभी करेंगे ना जब मेरे पास प्रॉफिट बचेगा, जब प्रॉफिट ही नहीं बचा तो बंटवारा करके फायदा भी नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? आइए एक बार आपको रीड कर लेते हैं अप्रोप्रिएशन और चार्ज के बीच में फर्क पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इट मींस रेवेन्यू से डिडक्शन करेंगे तब जाकर के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, है ना। सैलरी वगैरह माइनस करते थे तभी नेट प्रॉफिट आता था। लेकिन अप्रोप्रिएशन का क्या है? नेट प्रॉफिट को बंटवारा करना। देखो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा करेंगे, नेट प्रॉफिट रहेगा तभी बंटवारा करेंगे। किसके बीच में? पार्टनर्स लोग के बीच में। कब करेंगे? अगर लॉस हुआ तब भी देना पड़ेगा। देखो इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑल्सो एक्सपेंस जो चार्ज है उसको देना पड़ेगा। लेकिन अप्रोप्रिएशन तभी देंगे जब फर्म क्या करेगा? अर्न करेगा प्रॉफिट। मतलब लॉस होगा तो अप्रोप्रिएशन देने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? ये पीएल का डेबिट में जाता है, ये कहाँ जाता है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट में जाता है। अब सर ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? यही तो पहला चैप्टर जो हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखो एक बार हम फिर से और क्लियर कर देते हैं, इधर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ना फाइनल अकाउंट जो बनाए थे, फाइनल अकाउंट क्लास 12 में, सॉरी 11 में जो आप लोग फाइनल अकाउंट बनाए थे, 3 पार्ट्स में बनाए थे। एक था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा था पीएल अकाउंट और तीसरा था आपका बैलेंस शीट। यही 3 पार्ट्स में आप लोग डिवाइड किए थे ना। लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है, क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस है, तो आपको सबसे पहले ट्रेडिंग तो बनाना पड़ेगा, दूसरा पीएल भी बनाना पड़ेगा, तीसरा यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनेगा बल्कि पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा। देखो एम्प्लॉय लोग बाहर वाले उन लोग को कहा देंगे पीएल में, नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट अगर है तो घर के अंदर का मतलब मिस्टर ए को सैलरी बोनस कमीशन जो भी रहेगा वो सब देने के बाद बचेगा, तब जाकर के आपका क्या बनेगा? बैलेंस शीट। तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो 4 पार्ट्स में फाइनल अकाउंट बनेगा। क्या? ट्रेडिंग, पीएल, पीएल के बाद जस्ट क्या बनता है? पीएल अप्रोप्रिएशन, देन उसके बाद क्या बनता है? बैलेंस शीट। अब पीएल अप्रोप्रिएशन तभी बनेगा जब फर्म प्रॉफिट कमाएगा। लॉस हुआ तो पीएल अप्रोप्रिएशन बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि अप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है बंटवारा। बंटवारा तभी करेंगे जब नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट ही नहीं है तो पीएल अप्रोप्रिएशन भी नहीं बनेगा। बोलिए क्लियर है? क्वेश्चन आ सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, ये पीएल का डेबिट में जाता है, ये पीएल अप्रो का डेबिट में जाता है। क्लियर है? प्रायोरिटी ये अप्रोप्रिएशन से पहले देना पड़ेगा। बाहर वालों को आपको क्या करना पड़ेगा? पहले देना पड़ेगा। घर वालों को बाद में भी दीजिएगा चलेगा, ठीक है। और ये कब देंगे? पहले बाहर वालों को दे दो, लास्ट में जब बच जाएगा तब घर का लड़का लोग को देंगे, मतलब ए को सैलरी वगैरह देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया, रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन। लोन भी क्या आपका है? चार्ज है, देना ही पड़ेगा। फर्म का लॉस है या प्रॉफिट हो देना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन ये तभी देंगे जब फर्म के पास, पार्टनर लोग को, फर्म को तभी देंगे जब फर्म के पास प्रॉफिट बचेगा तब। क्लियर है यहाँ तक का? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बोलिए। चलो यहाँ तक हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस का ओवरऑल थ्योरी
जो भी कंसेप्ट वगैरह था हर एक चीज़ हम लोग बता चुके हैं। आज हम टारगेट किए थे कि पीएल एप्रोप्रिएशन का आप लोग का डेफिनेशन भी पढ़ाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आज पैटर्न्स भी लिखा देंगे, लेकिन वीडियो चूंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन और उसका पैटर्न्स वगैरह को नेक्स्ट पार्ट के लिए बचा करके रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन जो चैप्टर एक्चुअल चैप्टर है उसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे और क्या करेंगे, उसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग उसका पैटर्न पढ़ेंगे, उसका जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लासेस बहुत अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक का शेयर करो, ताकि उन लोग को भी पता चले ना कि किस बेसिस का क्वालिटी दिया जा रहा है यहाँ पे। और अभी तक का आप लोग फिर से हम बता देते हैं, अभी तक अगर आप लोग एडमिशन नहीं लिए हो कहीं पे भी, तो हम लोगों के यहाँ इस दिए गए नंबर जो हम लिख रहे हैं स्क्रीन में, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करिए और अपना तैयारी को बहुत अच्छा करो, क्योंकि याद रखना सेमेस्टर 3 ही आप लोग को बचा सकता है, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस पे है और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग को 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने का। अच्छा से अगर प्रोसेस पे ध्यान दे करके करोगे ना, कोई बड़ा डील नहीं है 40 आउट ऑफ 40 रहना। बस यही चीज़ है, ध्यान देना होगा आप लोग को और रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप लोग भी पता है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, टाइम बहुत कम है, एमसीक्यूज बहुत टफ आ रहा। अगर आप लोग को नहीं यकीन है तो पास्ट स्टूडेंट लोग जो इस बार एग्जाम दिया उन लोग से जाकर के पूछ लेना। हर एक अच्छा से अच्छा बच्चा का हम देखे थे कि उन लोग का एमसीक्यूज में क्या हुआ था, टाइम का लैग की वजह से क्वेश्चन छूट रहा था या फिर जल्दबाजी में जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, क्योंकि कैलकुलेटर का आदत हो गया, कैलकुलेटर नहीं है एग्जाम में, तो ये दिक्कत हो रहा था। और वेस्ट बंगाल बोर्ड भी क्या किया, क्वेश्चन जो दिया वो इवन नंबर नहीं दे रहा, वो ऑड नंबर दे रहा है, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, तो वहाँ पे दिक्कत हो रहा है। इसलिए टेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा आपको हाथ स्पीड करने के लिए, वो भी हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा लिया था। हर मंथ में हर एक चैप्टर वाइज आपका हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा सब चीज़ टेस्ट लिया जाएगा। मतलब आप लोग को एग्जाम से पहले इस लेवल का तैयार किया जाएगा कि आप खुद बोलोगे कि हाँ सर पढ़े अच्छा जगह। ठीक है, तो फिर से हम बोल रहे हैं, अगर आप लोग एडमिशन नहीं दिए हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हो। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। चलिए बाय बाय।